सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी कक्षा 7 के अंतर्गत पाठ 8 अशोक का शस्त्र त्याग नामक पाठ का पाठन करेंगे। और विद्यार्थियों, इस पाठ के लेखक बंशीधर श्रीवास्तव जी हैं। आपने पिछला पाठ पढ़ा था और पिछले पाठ यानी पाठ 7 का नाम था हारिए न हिम्मत। यानी मुसीबत और परेशानियों में हमें निराश और हताश नहीं होना चाहिए। अगर हिम्मत हम हार गए, मन निराशा से भर गया, तो ऐसी स्थिति में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने इन सभी बातों को पिछले पाठ में सीखा था। तो विद्यार्थियों, ये नया पाठ है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए कि आप सभी पाठ को सही से पढ़ेंगे, समझेंगे और उत्तर अब आपको स्वयं से लिखना होगा। क्योंकि होता क्या है कि जो उत्तर हम भेजते हैं, उन उत्तरों में से काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्हीं उत्तरों को कॉपी करके लिख देते हैं। इस वजह से यह बात अच्छी नहीं है। आप पाठ को पढ़ें, समझें और उत्तर स्वयं से लिखने का प्रयास करें। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। तो शिक्षण पूर्व गतिविधियाँ। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है कि प्राचीन समय में राज्य विस्तार के लिए राजा क्या करते थे? प्राचीन समय में राज्य विस्तार के लिए राजा क्या करते थे? आप सभी सोचेंगे कि विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि प्राचीन समय में राज्य विस्तार के लिए राजा जो थे युद्ध लड़ते थे। उनकी जो लालच था उनके मन में कि राज्य को किस तरह से बढ़ाया जाए, तो युद्ध करते थे, पड़ोसी राज्य से युद्ध करते थे। अगर जीत गए तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे और मिलाने के पश्चात वहाँ की जो संपत्ति होती थी उसको लूटते थे, अधीन राज्य के लोगों पर अत्याचार करते थे। यह तो राजा के स्वभाव पर निर्भर है। अगर राजा दयालु है, ईमानदार है, परोपकारी है तो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अगर राजा का आचरण अच्छा नहीं है तो वह जरूर सताएगा। दूसरी बात, इस तरह से राज्य विस्तार करते थे। कुछ राजा जो थे विवाह के माध्यम से राज्य विस्तार करते थे। अब अकबर को मान लीजिए, अकबर ने क्या किया कि हिंदू जो राजपूत राजा थे उनसे विवाह संबंध स्थापित किए और अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। तो इस तरह से प्राचीन समय में राजा अपने राज्य का विस्तार करते, यानी युद्ध नीति से, विवाह के द्वारा आदि। अन्य कोई भी हो सकता है। दूसरा है, अगर आपके हाथों में शक्ति है तो आप युद्ध चुनना पसंद करेंगे या शांति? क्यों? आप विचार करें कि अगर आपके हाथों में शक्ति है, आपको देश का मुखिया बना दिया गया या राज्य का मुखिया बना दिया गया, तो ऐसी स्थिति में आप क्या पसंद करेंगे, युद्ध या शांति? आप सभी ने सोच लिया होगा। विद्यार्थियों, युद्ध के द्वारा क्या होता है, मानवता झुलसने लगती है, आम लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। युद्ध विकल्प नहीं है। अगर शक्ति है हमारे हाथों में तो हमें पहला प्रस्ताव शांति का मार्ग चुनना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो महाभारत का युद्ध हुआ, उस महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर जाते हैं और कहते हैं कि आधा राज्य का बंटवारा कर दिया जाए। लेकिन तब भी दुर्योधन नहीं मानता, तो वो कहते हैं केवल 5 गांव दे दिए जाएं। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहते कि युद्ध हो।
ऐसा क्यों? तो विद्यार्थियों, ऐसा इसलिए क्योंकि उस युद्ध में ना जाने कितने निर्दोष बेकसूर लोग मारे जाएंगे। ऐसी स्थिति में जब लोग मारे जाएंगे तो उनके परिवार बिखर जाएंगे, परिवारों का भरण पोषण करने वाला मर जाएगा, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों औरतों के सुहाग मिट जाएंगे और इतना ही नहीं, युद्ध में अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होगा जिससे पर्यावरण को भी क्षति पहुंचेगी। इन तमाम सारी बातों को ध्यान में रख करके विद्यार्थियों, अब थोड़ी थोड़ी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर युद्ध करने के लिए तत्पर होना, तैयार हो जाना अच्छा नहीं है। समस्या का हल बार बार लड़ाई करके व बदला लेने से नहीं है। हमारे अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए। तो आप बात को समझ गए होंगे। तो हमें मानव बनने की आवश्यकता है और मानवता को फैलाएं, मानवतापूर्ण आचरण करें। अब विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि युद्ध के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। आपने समझा कि युद्ध जब लड़ा जाएगा तो उसके क्या क्या परिणाम होंगे। जब सेनाएं लड़ेंगी, यानी विद्यार्थियों क्या क्या नुकसान होगा, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट्स के द्वारा देंगे। यानी स्कूलिया ऐप में कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पर आप सभी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। जिसके मन में जो भी विचार आ रहे हों वो सभी देंगे। अगर कोई अन्य प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो आप बात को समझ गए होंगे। उत्तर सभी लोग देंगे। ये विद्यार्थियों सम्राट अशोक हैं और यह अपने उच्च आदर्शों, नैतिक सिद्धांतों, प्रजावत्सलता के गुणों से युक्त एक अजेय सम्राट थे। कलिंग विजय के साथ साथ उसकी महानता के गुण इनमें थे। आइए देखते हैं अशोक का शस्त्र त्याग। पाठ परिचय क्या है, किसने लिखा है? वंशीधर श्रीवास्तव जी ने। आइए पाठ पढ़ते हैं। अशोक एक साहसी एवं निर्भीक सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। राजकुमारी पद्मा की निर्भीकता से उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। प्रस्तुत एकांकी अहिंसा का महत्व समझाती है और मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग करने की प्रेरणा भी देती है। पहला दृश्य क्या है? एक मैदान में मगध के सैनिकों के तंबू लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। अब विचार करते जाएं। पताका के पास महाराज अशोक का तंबू है और संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। तंबुओं में दीपक जल गए हैं। अपने तंबू में महाराज अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक स्वतः, यानी महाराज अशोक स्वयं से कहते हैं, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों आदमी घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? विद्यार्थियों, सम्राट अशोक ऐसा सोच रहे थे तो द्वारपाल सिर झुकाकर कहता है, राजन, संवाददाता आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। अच्छा, संवाददाता किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, जो समाचार लाने वाले होते हैं उन्हें संवाददाता कहते हैं। आपने न्यूज़ चैनलों में देखा होगा, जो बोलते हैं, दूसरी जगह की खबर को देते हैं, अपने चैनल वालों तक पहुंचाते हैं, वो संवाददाता हैं। अशोक आने दो, अशोक कहते हैं आने दो। संवाददाता प्रवेश कर कहता है, महाराज अशोक की जय हो। शुभ समाचार है, गुप्तचर समाचार लाया है
कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं, अशोक प्रसन्नतापूर्वक मारे गए हैं, तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप है। अशोक फिर कहते हैं, बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के द्वार आज भी बंद हैं, फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के द्वार आज भी बंद हैं? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के द्वार आज भी बंद हैं। अशोक खड़े होते हुए, बंद हैं तो खुल जाएंगे, जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल से सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के द्वार खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ, हाथ से जाने का संकेत करते हैं। दूसरा दृश्य क्या है विद्यार्थियों कि दूसरे दिन प्रातः काल का समय, शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर हैं, सामने कलिंग दुर्ग है जिसके द्वार बंद हैं। अशोक अब अपने सैनिकों को संबोधित करते हैं, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी भी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। जाओ आज हम अपनी मातृभूमि की आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। विद्यार्थियों, आज केवल यहीं तक पाठन करेंगे, शेष पाठ का पाठन अगले दिन करेंगे। तो आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, अभी आपसे कुछ देर पहले प्रश्न पूछा गया था कि युद्ध के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, यानी क्या क्या हानियां हो सकती हैं, क्या क्या नुकसान होंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट्स के माध्यम से देंगे। उत्तर सभी को करना है। विद्यार्थियों, कभी कभी पूछा जाता है कलिंग की लड़ाई कब हुई, तो कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व या 262 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। इस युद्ध में भीषण रक्तपात जो हुआ उसे देख करके कलिंग का हृदय, वो महाराज सम्राट अशोक का हृदय दहल गया और उसने भविष्य में कभी भी युद्ध ना करने की कसम खा ली थी। वह इस बात को समझ गया कि युद्ध के द्वारा बेगुनाहों की जानें जाती हैं। लाखों बच्चे, लाखों परिवार उजड़ जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, लोग किस तरह से अपंग हो जाते हैं। किसी का हाथ कट गया तो किसी का पैर कट गया, किसी की आंख चली गई, इस तरह से तमाम सारे कारण थे। विद्यार्थियों, प्रश्न है कि कलिंग युद्ध किसके बीच हुआ, तो ध्यान से देखेंगे कि कलिंग का युद्ध राजा अनंतनाथन और सम्राट अशोक के बीच हुआ। किसके बीच? राजा अनंतनाथन और सम्राट अशोक के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, मौखिक प्रश्न कि अशोक किस वंश के राजा थे? अशोक किस वंश के राजा थे? तो विद्यार्थियों, अशोक जो थे मौर्य वंश के राजा थे। विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न है कि किस राजकुमारी की निर्भीकता ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया? तो आपने भी ये पढ़ा नहीं है और कुछ लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, तो आप सभी सोचेंगे। अगर उत्तर आ रहा है तो कमेंट्स के द्वारा बताएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो पाठ को पढ़ेंगे और अगले दिन इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। अगला है कि पहले दृश्य में अशोक स्वयं से कौन सा प्रश्न पूछ रहा था? पहले दृश्य में अशोक स्वयं से कौन सा प्रश्न पूछ रहा था? सभी लोग सोचेंगे।
पहले दृश्य में अशोक स्वयं से यह प्रश्न पूछ रहा था कि इतने सालों से, यानी लगभग 4 सालों से युद्ध हो रहा है, लेकिन आज भी कलिंग को जीतने में हम असफल हैं। इसका क्या परिणाम होगा? यह प्रश्न अशोक स्वयं से पूछ रहा था। अगला प्रश्न है कि कलिंग का युद्ध कितने सालों से लड़ा जा रहा था? तो विद्यार्थियों, कलिंग का युद्ध 4 सालों से लड़ा जा रहा था। कितने सालों से? 4 सालों से। संवाददाता किसे कहते हैं? आप सभी सोचेंगे कि संवाददाता किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, संवाददाता समाचार लाने और ले जाने वाले को संवाददाता कहते हैं, यानी समाचार पहुंचाने वाले को संवाददाता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संवाददाता कौन सा समाचार लाया था? यहाँ पर योजक चिन्ह होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, संवाददाता यह समाचार लाया था कि महाराज कलिंग के राजा लड़ाई में मारे गए। क्या समाचार लाया था? कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। मगध का राजा कौन था? अभी हमने आपको बताया था कि मगध के राजा अनंतनाथन थे। कौन थे? अनंतनाथन। तो विद्यार्थियों, मगध के राजा अनंतनाथन थे। अगला है कि कलिंग जीत लिया गया है, ऐसा संवाददाता क्यों नहीं कहना चाहता था? विद्यार्थियों, अभी आपने पाठ पढ़ा, आपको मालूम होगा कि कलिंग जीत लिया गया है ऐसा संवाददाता इसलिए नहीं कहना चाहता था क्योंकि राजा की मृत्यु के बाद भी, कलिंग के राजा की मृत्यु के बाद भी कलिंग के दुर्ग बंद थे, अर्थात दुर्ग के द्वार खुले नहीं थे। तो समझ गए होंगे कि कलिंग जीत लिया गया ऐसा संवाददाता इसलिए नहीं कहना चाहता था क्योंकि राजा अनंतनाथन की मृत्यु के बाद भी, या कलिंग के राजा की मृत्यु के बाद भी कलिंग के द्वार बंद थे। अगला प्रश्न है कि कलिंग के द्वार आज भी बंद हैं। यह सुनकर सम्राट अशोक ने क्या कहा? सभी लोग सोचेंगे। यह सुनकर के सम्राट अशोक बड़े अचंभित हुए और उन्होंने कहा कि बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाकर सेनापति से कह दो कि कल से सेना का संचालन मैं करूंगा। ऐसा उन्होंने कहा कि कलिंग के द्वार आज भी बंद हैं। यह सुनकर सम्राट अशोक ने कहा कि बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाकर सेनापति से कह दो कि कल से सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। विद्यार्थियों, प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्यू कैपिटल होना चाहिए। विद्यार्थियों, इस प्रश्न आत्मसमर्पण शब्द का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का उत्तर ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा आप सभी देंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कलिंग दुर्ग खुलवाने से पहले अशोक व उसकी सेना ने स्वयं क्या प्रण किया? सभी लोग सोचेंगे कि कलिंग दुर्ग को खुलवाने से पहले अशोक की सेना ने व अशोक ने स्वयं प्रण किया कि आज हम अपनी मातृभूमि को शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। कि कलिंग के दुर्ग को खुलवाने के लिए अशोक व उसकी सेना ने यह प्रण किया कि हम अपनी मातृभूमि को शपथ लेकर प्रण करते हैं कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। विद्यार्थियों, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। संवाददाता का अर्थ अभी आपको बताया गया है कि जो समाचार पहुंचाता है या जो समाचार लाने ले जाने का काम करता है उसे संवाददाता कहते हैं। विद्यार्थियों, विजय शब्द का अर्थ है जीत और गुप्तचर शब्द का क्या अर्थ है? तो गुप्तचर शब्द का अर्थ है जासूस, यानी जासूसी करने वाला। आत्मसमर्पण शब्द का अर्थ आप सभी सोचेंगे। उत्तेजित का अर्थ होता है आवेश में आना। वीरांगना का अर्थ है विद्यार्थियों वीर स्त्री। विद्यार्थियों, आज का लेखन कार्य है पाठ 8। पढ़ें और समझें। कठिन शब्द व शब्दार्थ अभ्यास पुस्तिका में
लिखें। विद्यार्थियों, पाठ को स्वयं से पढ़ें और समझें, क्योंकि अब आपको उत्तर स्वयं से लिखना होगा। और जो प्रश्न बताए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आप सभी कमेंट्स के माध्यम से देंगे। और जिस प्रश्न तो आज का कार्य केवल इतना ही है। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।